नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। केजरीवाल का खुलासा कैसे फेल हुआ और अब 4 दिन ईडी वो करेगी जो सोचा ना होगा, आज उसके बारे में बताऊंगा। पाठशाला में केजरीवाल पर जो बताया कैसे 100% वही हुआ, आज इसका चैप्टर भी है। खुद को बचाने के चक्कर में केजरीवाल ने सिसोदिया संजय सिंह को फंसा दिया क्या? केजरीवाल ने कोर्ट में क्या कह दिया कि सुनीता केजरीवाल का झूठ पकड़ा गया? दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की तारीख आने वाली है क्या? इन सारी खबरों के बारे में आपको आज विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने कांग्रेस और अदालतों को पर क्या कह दिया कि बवाल मच गया है। 600 वकीलों की चिट्ठी, वो कौन जो जजों पर दबाव बना रहे हैं, आज इसके बारे में बात होगी। फिर बात होगी कि राहुल गांधी गायब हैं और मोदी योगी ने 400 सीट का आधा काम कर भी दिया। यूपी की 80 सीटों पर क्लीन स्वीप के लिए मोदी योगी का प्लान क्या है? ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश के खिलाफ मुसलमानों का मोर्चा खुल जाएगा? आज इसका चैप्टर भी। यानी 2024 के चुनाव की कोई खबर मिस ना होने देने वाला पॉलिटिकल चैप्टर भी होगा। लेकिन शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहा हूं, और वो बड़ी खबर जुड़ी है माफिया मुख्तार से जुड़ी हुई। मुख्तार अंसारी की तबीयत फिर बिगड़ गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहा हूं। मुख्तार अंसारी की तबीयत फिर बिगड़ी है और मुख्तार को बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। बांदा जेल प्रशासन मुख्तार को अस्पताल लेकर पहुंचा है, यह बताया जा रहा है। अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ी थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था और परिवार ने कहा था कि हो सकता है उसे जहर, स्लो पॉइजन दिया जा रहा हो। अभी बड़ी खबर यह आ रही है कि मुख्तार अंसारी की तबीयत फिर बिगड़ गई है और उसे बेहोशी की हालत में मुख्तार अंसारी को प्रशासन अस्पताल लेकर दौड़ा पहुंचा है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी रह रहा है और वहां पर बांदा जेल का प्रशासन बेहोशी की हालत में लेकर, और ये आप सीधी तस्वीरें, आप वहां की लेटेस्ट तस्वीरें देख रहे हैं। जब आप देखिए कि बहुत सारी गाड़ियां नजर आ रही हैं, एम्बुलेंस नजर आ रही है और मुख्तार अंसारी को कहा जा रहा है कि इसी एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया गया है बेहोशी की हालत में। परिवार ने मुख्तार को जहर देने का आरोप पहले भी लगाया था, लेकिन हमने आपको बताया था कि तब उसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी और डॉक्टर ने कहा था कि कुछ खास नहीं हुआ है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया है? मनीष यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल पा रही है? कितनी देर पहले क्या हुआ? बेहोशी की हालत में मुख्तार अंसारी को अस्पताल क्यों ले जाना पड़ रहा है? देखिए, दोपहर के बाद से ही मुख्तार अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, जिसकी जानकारी जेल प्रशासन के अधिकारियों को दी गई। डॉक्टर्स ने वहां चेकअप किया। जो जानकारी मिल पाई है अभी तक, जो पहले समस्याएं थी, पेट की दिक्कत थी, पेट फूल रहा था जिसके चलते उसे दिक्कत हुई थी, पिछली बार एडमिट कराया गया था, वही समस्याएं दोबारा पैदा हुई। जेल प्रशासन ने रात की कोई दिक्कत बड़ी ना हो उसको ध्यान में रखते हुए फैसला किया कि उसे वापस मेडिकल कॉलेज एडमिट कराया जाएगा। एक जानकारी ये भी आई है, शुगर कुछ बढ़ी हुई है, हालत बहुत गंभीर थी, असहज महसूस कर रहा था मुख्तार, तो उसे स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में बिठाकर उसके बाद मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। डॉक्टर्स की टीम जांच कर रही है। अफजल अंसारी जो कि मुख्तार के भाई हैं, जो पिछली दफा मेडिकल कॉलेज देखने भी पहुंचे थे, उनका कहना है कि उसी दिन उसे डिस्चार्ज नहीं करना था, उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने उसे हायर अस्पताल रेफर नहीं किया, बल्कि उसे वापस जेल में भेज दिया, जिसके चलते ये सारी दिक्कत हुई है। परिवार के लोग भी पहुंचेंगे। अभी जो मुख्तार के वकील हैं वो मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं और डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर समस्या इतनी बढ़ कैसे गई जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये सारी ठीक है मनीष, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे, लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यही है कि मुख्तार अंसारी को बांदा जेल प्रशासन बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर पहुंचा है और वहां से जो खबर आएगी आपको लगातार इस पर अपडेट देंगे कि वहां हुआ क्या है। यह अस्पताल के बाहर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है और बड़ी संख्या में पुलिस की गाड़ियां नजर आ रही हैं और वहां पर इस वक्त मुख्तार की हालत क्या है, क्या वो बेहोशी से निकल पाया है, क्यों बेहोश हुआ, कैसे हालत बिगड़ी, इस पर जैसे ही और जानकारी आएगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल पाठशाला की पहली क्लास का वक्त हो गया है। केजरीवाल का खुलासा कैसे फेल हुआ, अब 4 दिन ईडी वो करेगी जो सोचा ना होगा,
पाठशाला में केजरीवाल पर जो बताया कैसे 100% सच होता गया। खुद को बचाने के चक्कर में केजरीवाल ने सिसोदिया और संजय सिंह को फंसा दिया है क्या? और केजरीवाल ने कोर्ट में क्या कह दिया कि सुनीता केजरीवाल का झूठ पकड़ा गया, राष्ट्रपति शासन लगने की तारीख आने वाली है। यानी केजरीवाल पर पहला और कंप्लीट चैप्टर। अरविंद केजरीवाल को आज एक और बड़ा झटका लगा। उन्हें अभी 4 दिन और ईडी की रिमांड में रहना होगा, क्योंकि कोर्ट ने केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की ईडी की अर्जी को मान लिया और केजरीवाल को 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। केजरीवाल आज पूरा माहौल बनाकर कोर्ट गए थे कि वो कोर्ट में जाएंगे और कुछ बड़ा खुलासा कर देंगे, जिससे पूरा केस ऐसा लग रहा था जैसे माहौल तो ऐसा ही बना रहे थे कि जैसे केस ही खत्म हो जाएगा। लेकिन केजरीवाल ने जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमने आपको पहले ही पाठशाला में बता दिया था कि केजरीवाल आज कोर्ट में कौन सा खुलासा करने वाले। यानी केजरीवाल खुलासा करते उसके 18 घंटे पहले पाठशाला में हमने खुलासा कर दिया था कि सर क्या बताएंगे। केजरीवाल ने कोर्ट में आज क्या कहा वो आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार यह देख लीजिए कि कैसे पिछले करीब 7 दिन से केजरीवाल से जुड़ी हर खबर का मतलब टाइम्स नाउ नवभारत और न्यूज की पाठशाला हो गया है। हमने पाठशाला में जो जो बताया केजरीवाल पर कैसे वो 100% सही हुआ, आज इसकी भी तस्दीक हो गई। जैसे हमने मंगलवार को ही आपको बता दिया था कि ईडी ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है, और आज ईडी ने रिमांड कॉपी में बताया कि सी अरविंद का केजरीवाल से आमना सामना कराया गया था। यानी जो हमने बताया वो हुआ। हमने आपको यह एक्सक्लूसिव जानकारी भी दी थी कि अरविंद केजरीवाल अपने 2 फोन का पासवर्ड ईडी को नहीं बता रहे। आज ईडी ने भी कोर्ट में यही कहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे केजरीवाल, उन्होंने अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया है। यानी जो हमने बताया वही हुआ। 21 मार्च यानी जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे उस दिन भी हमने आपको बताया था कि केजरीवाल करीब रात 9 से 10 के बीच में गिरफ्तार हो सकते हैं। कोर्ट में ईडी ने भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का टाइम 9:05 ही बताया। हमने आपको यह एक्सक्लूसिव जानकारी भी दी थी कि ईडी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख रही है, उनके पास डॉक्टर रहते हैं, सारी सुविधा है। आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने भी इस बात को माना और कोर्ट के सामने ईडी के अधिकारियों और दूसरे स्टाफ्स का धन्यवाद दिया। यानी एक एक खबर जो हम आपको बताते गए वही खबर सही साबित हुई। यानी केजरीवाल से जुड़ी खबर आपको अगर देखनी है सटीक और सबसे पहले, तो टाइम्स नाउ नवभारत। कल ही हमने आपको बताया था कि केजरीवाल कोर्ट में जो बड़ा खुलासा करने का दावा कर रहे हैं वो कोई खुलासा नहीं होने वाला। सब चला रहे थे कि अरे खुलासा होगा खुलासा होगा। हमने आपको बताया कि खुलासा नहीं होगा बॉस, वही पुरानी बातें होंगी जो सबको पता है। हमने पाठशाला में आपको बताया था कि केजरीवाल आज जब कोर्ट में पेशी के लिए जाएंगे तो चुनावी बॉन्ड की बात करेंगे, शरद रेड्डी का नाम लेंगे, क्योंकि जो बाहर के नेता हैं वो माहौल बना नहीं पा रहे, तो केजरीवाल कोर्ट में कहेंगे ताकि माहौल बने। जो हमने 18 घंटे पहले कहा वही आज केजरीवाल ने कोर्ट में जाके कर दिया। केजरीवाल ने आज अपने बचाव में कैसे चुनावी बॉन्ड का जिक्र किया, शरद रेड्डी का नाम लिया, वो आप सुन लीजिए, क्योंकि केजरीवाल ने कोर्ट में जो बातें की उसका एक ऑडियो भी आ गया। उस ऑडियो का वो हिस्सा सुनिए जिसमें केजरीवाल चुनावी बॉन्ड और शरद रेड्डी की बात कर रहे हैं, जो हम आपको कल ही बता चुके थे। फिर आगे बताऊंगा कि केजरीवाल ने और क्या क्या कहा है जिससे उनके ही लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। जब ईडी की जांच शुरू हो जाती है, ईडी की जांच के 2 मकसद हैं। एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना पूरे देश के सामने, आम आदमी पार्टी ने चोरी की है, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया, और उसके पीछे एक्सटॉर्शन रैकेट करना जिसके जरिए वो एक्सटॉर्शन रैकेट करना जिसके जरिए वो पैसे इकट्ठे कर रही है। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ। शरद रेड्डी के केस में शरद रेड्डी को बेल 2 वजह से मिली। एक, शरद रेड्डी ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया और शरद रेड्डी ने अरेस्ट होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया। 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स अरेस्ट, सो ही बॉट हिज बेल मैम, he bought his bail. Then now the money trail is clearly established
Money trail is clearly established. Ma'am, just last 1 minute. Last 1 minute. The money trail is established, ma'am. उसने अपनी बेल अरेस्ट होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया, बीजेपी के अकाउंट में सीधा गया. मनी ट्रेल इज एस्टैब्लिश्ड और यही पूरी जांच का मकसद था. एक तरफ आम आदमी पार्टी को क्रश करना, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, भ्रम का पर्दा और पीछे से एक्सटॉर्शन करना. अब कल की पाठशाला याद कीजिए, यही बात हमने आपको कही थी कि यही बात इनके लोग बाहर कह रहे हैं, यही बात ये अंदर जाकर कहेंगे ताकि खबरें बने, हेडलाइन बने, उस पर चर्चा हो. और हमने तो आपको यह भी बताया था कि इस बात में कैसे फैक्ट्स मिसिंग है, कैसे 5 करोड़ के चंदे के बाद भी ईडी शरद रेड्डी के जमानत का विरोध करती रही और कैसे अभी 2024 में भी उसे विदेश न जाने देने के लिए कहती रही और कहती रही कि भैया ये आदमी इसमें गुनहगार है, भले गवाह बन गया है लेकिन है गुनहगार. हालांकि कल से आम आदमी पार्टी ने यह माहौल बनाया हुआ था कि आज तो अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ा खुलासा कर देंगे, ऐसा खुलासा जिससे देश हिल जाएगा. लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज जो खुलासा किया वो कमोबेश वैसा ही था जैसा किसी ने कहा था कि मैं संसद में बोलूंगा तो धरती कांपेगी, भूकंप आ जाएगा. कमोबेश मैचिंग वाला था. हालांकि केजरीवाल का खुलासा ऐसा फुस हुआ कि उनके खुलासे के बाद भी कोर्ट ने 1 अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया. यानी अरविंद केजरीवाल का सो कॉल्ड खुलासा सुनकर भी कोर्ट हैरान नहीं हुआ, जबकि कल यह कहा जा रहा था कि केजरीवाल ऐसा खुलासा कर देंगे कि केस ही जैसे लग रहा खत्म हो जाएगा. लेकिन बॉस कोर्ट तो केजरीवाल को सुनने तक के लिए तैयार नहीं था. केजरीवाल जो बोल रहे थे उस पर कोर्ट ने कह दिया कि आप ये सब लिखित में दे दीजिए, हम ले लेते हैं. लेकिन केजरीवाल को तो लिखित में देना नहीं था, उन्हें तो कोर्ट में एक तरह से भाषण देना था और ऐसी बातें कहनी थी जिससे माहौल बने. लिख के देते तो माहौल कैसे बनता. यानी केजरीवाल जेल से तो सरकार चला ही रहे हैं, कोर्ट में जाकर भाषण भी दे आए. एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपने बचाव में और क्या क्या कहा और ईडी ने इसका क्या क्या जवाब दिया और कोर्ट में ऐसा क्या कहा कि सुनीता केजरीवाल का झूठ पकड़ा गया, वो भी आपको दिखाऊंगा. मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, मेरा नाम सीधे सीधे 4 स्टेटमेंट्स में आता है, वो मैं आपके सामने रखने की ज्यादा चाह रहा हूँ. तो आप ये सब राइटिंग में देना चाहेंगे? नहीं, मैं 1 मिनट में प्लीज मुझे बोलने नहीं दीजिए. नहीं, बोलने का ठीक है, बट दे दूंगा राइटिंग, बाद में राइटिंग में दे. आप फिर राइटिंग में ही दे दें कोर्ट में. आई विल टेक इट ऑन रिकॉर्ड. मुझे बोलने नहीं दीजिए. चलिए बोलिए. आई गेट योर पॉइंट, बट द थिंग इज आपकी सबमिशंस मुझे लग रहा है काफी लेंथी हैं. नहीं है मैडम, आप राइटिंग में दे दीजिए. only 5 minutes. I will just complete in 5 minutes. Why don't you give in writing? I will just complete in 5 minutes. Please allow me. I will not permit more than that. Please allow me. All right. यानी कोर्ट भी कह रहा है कि भैया लिखित में दे दीजिए ना, अगर इतना बहुत जबरदस्त पॉइंट है तो. क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं ना भाई कि वकील रिप्रेजेंट करता है, आदमी गया वो खुद ही बोलने लगा, कल को सब कहेंगे कि हमको भी भाषण देना है. यानी केजरीवाल आज इसी मकसद के साथ कोर्ट में गए थे कि ऐसी ऐसी बातें करूंगा जिससे हेडलाइंस बने. इसलिए अपने खिलाफ मामले पर बोलने के लिए आज कोर्ट में खुद केजरीवाल खड़े हो गए और उनके अपने बचाव में 3 बड़ी दलीलें उन्होंने दी. केजरीवाल ने पहली दलील दी और अपने खिलाफ दिए गए बयानों को टारगेट किया, कहा कि ईडी के प्रेशर में लोगों ने बयान बदल दिए. दूसरी दलील, शराब घोटाला हुआ ही नहीं, असली घोटाला बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर किया. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईडी वसूली रैकेट चला रही है और आरोपियों को गवाह बनाकर उनके जरिए बीजेपी को चंदा दिलवा रही है. यानी केजरीवाल ने शराब घोटाले को इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ने की कोशिश की. तीसरी दलील, केजरीवाल ने ईडी पर आरोप लगाया कि अब तक ईडी उनके बचाव में दिए गए बयानों को कोर्ट में छिपा रही है. केजरीवाल ने दावे के साथ कहा कि ईडी ने कोर्ट में जो पेज फाइल किए हैं उसके अलावा उनके दफ्तर में 1 लाख पेज है जिसमें उनकी बेगुनाही है, उसे कोर्ट के सामने नहीं लाया जा रहा. केजरीवाल के इन 3 बड़े आरोपों पर ईडी ने डायरेक्ट जवाब दिया कोर्ट में. गवाहों के बयान बदलने के आरोपों पर ईडी ने सीधे सीधे कहा कि जिन लोगों ने बाद में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है उन सब ने ऐसा करने की पूरी वजह बताई है और यह सारी वजह पेपर पर मौजूद है और इन वजहों को हाईकोर्ट के सामने ऑलरेडी रखा जा चुका है. ईडी ने फिर कहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसे आरोप लगाकर एक माहौल बनाना चाहते हैं. केजरीवाल के इलेक्टोरल बॉन्ड वाले आरोपों पर ईडी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी की शराब पॉलिसी बनाने में कोई भूमिका ही नहीं थी. भाई पहले जब बीजेपी को दे रहे थे पैसा, चंदा, शरद रेड्डी की कंपनी, जिस वक्त शराब नीति बन रही थी उस वक्त बीजेपी शराब नीति बना रही थी और उसके बाद शरद रेड्डी को जमानत नहीं मिली और बाद में हेल्थ ग्राउंड पर मिली और फिर विदेश नहीं जाने दिया, ये सब तो आपको बताया ही.
इस केस में कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है इससे लेना देना ही नहीं है, ईडी कह रही है, और ना ही इसका शराब घोटाले से कोई संबंध है। कोर्ट के सामने कुछ बयान छिपाने के आरोप पर ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को यह कैसे पता कि जो बयान उनके समर्थन में है वो ईडी के पास मौजूद हैं, ईडी की कस्टडी में मौजूद हैं, ये सब उनकी कल्पना है, कोर्ट ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट के सामने मनीष सिसोदिया के सचिव रहे सी अरविंद का भी नाम लिया। हमने आपको बताया था कि सी अरविंद ने ही पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था और उनको आमने सामने बैठाकर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई। यह दावा किया था सी अरविंद ने कि मनीष सिसोदिया ने उन्हें अरविंद केजरीवाल के घर पर बुलाया था और वहां एक डॉक्यूमेंट दिया था और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही जीओएम की ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। सी अरविंद ने यह भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 5% से 12% करने का फैसला हुआ है। इस पर आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी दलील में कहा कि वो तो मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर इतने लोग आते हैं, किसी ने किसी को कोई डॉक्यूमेंट दिया तो इसमें उन्हें क्या पता चलेगा। एक बार कोर्ट में दी गई अरविंद केजरीवाल की दलील सुन लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे अपने आप को निर्दोष दिखाने के लिए शराब घोटाले में फंसे अपने नेताओं से केजरीवाल जी कन्नी काट रहे हैं क्या। मैडम, मेरे घर पे ढेरों एमएलए आते हैं, ढेरों मंत्री आते हैं, ढेरों डिग्निटरीज आते हैं, अपने अपने सेक्रेटरी लेके वो आपस में खुसर भी करते रहते हैं, आपस में डॉक्यूमेंट्स के एक्सचेंज। मुझे क्या पता कि कौन किसको क्या दे। इज दिस अ सफिशिएंट रीजन टू अरेस्ट द सिटिंग चीफ मिनिस्टर? बताइए। कह रहे मुख्यमंत्री के घर पे कितने ही मिनिस्टर और अधिकारी आते हैं, वो आपस में खुसुर फुसुर करते रहते हैं, मुझे क्या पता किसने किसको क्या दे दिया। बताइए, वहां सिसोदिया जी जेल में बंद हैं और आज इन्होंने पल्ला ही झाड़ दिया कि मुझे क्या पता किसने किसको क्या दे दिया मेरे घर पर। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लंबे समय से जेल में। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और वो बाहर थे, तब वो लगातार मीडिया में आकर कहते थे कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन आज जब केजरीवाल के पास मौका था कि वो कोर्ट में खुद के साथ अपने साथियों के बारे में बोलते, तो इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मनीष सिसोदिया पर सी अरविंद जो है वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा क्या खुसुर फुसुर कौन करता है मुझे क्या पता। इतना ही नहीं, उन्होंने कोर्ट में यह बात साफ साफ कही कि उनके घर पर तो ढेरों विधायक और मंत्री आते हैं, कौन किसको क्या डॉक्यूमेंट दे रहा है, कौन किससे क्या बात कर रहा है, ये उनको क्या पता। यानी दूसरे शब्दों में अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि मनीष सिसोदिया ने अपने सचिव रहे सी अरविंद को क्या डॉक्यूमेंट दिए और उनके घर पर क्या बातचीत हुई, उन्हें यह नहीं पता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में इस बात का कहीं भी खंडन नहीं किया कि शराब नीति को लेकर उनके सीएम आवास पर सी अरविंद से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। आज बोलते कोर्ट में खड़ा होकर कि सी अरविंद आई नहीं थे, मनीष सिसोदिया था ही नहीं। आपने तो झाड़ दिया बॉस कि मुझे क्या पता कौन क्या खुसुर फुसुर कर रहा है, किसको क्या डॉक्यूमेंट दे रहा है। और अगर विधायक और अधिकारी आते, आपके घर पे क्यों आके फाइल देते हैं भाई। मान लीजिए मनीष सिसोदिया को देना है कोई फाइल, तो अपने ही घर पे दे देंगे, मुख्यमंत्री से बात करने आए होंगे उस पर, तभी ना वहां बुलाए होंगे। कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि वो तो सिटिंग सीएम है, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल की इस दलील पर भी ईडी ने जवाब दिया, कहा कि ईडी मुख्यमंत्री और आम आदमी में फर्क नहीं करती बॉस। जो आम आदमी होने का दावा करते हैं उनको आज लगने लगा है कि वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ईडी कह रही है कि आप मुख्यमंत्री हो या आम आदमी हो, हमको क्या है भाई। मुख्यमंत्री होने की वजह से उन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। अरविंद केजरीवाल की रिमांड कोर्ट ने और बढ़ा दी। कोर्ट में केजरीवाल की रिमांड मांगने के लिए ईडी ने जो दलीलें दी, जो आधार बताया, वो भी आपको जानना चाहिए। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल सवालों को सही से जवाब नहीं दे रहे, जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे, अपने मोबाइल और बाकी डिवाइस के पासवर्ड नहीं बता रहे, जो हमने आपको पहले ही बताया था। एक मोबाइल जो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का है, उसका डेटा निकाला गया है, उसकी जांच करनी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अभी कुछ और लोग भी हैं जिससे केजरीवाल का आमना सामना कराना है। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें गोवा से समन किया गया है। इधर ईडी ने शराब घोटाला मामले में गोवा में आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी पूछताछ शुरू कर दी। आज ही ईडी ने आम आदमी पार्टी के गोवा अध्यक्ष अमित पालेकर और 3 दूसरे लोगों से पूछताछ की। ईडी ने अमित पालेकर से मामले से जुड़ा हुआ सारा डेटा लाने के लिए कहा था। पूछताछ के बाद अमित पालेकर ने भी कहा कि ईडी जो भी डेटा मांग रही है उसे देने में कोई दिक्कत नहीं।
अमित पालेकर ने कहा कि ईडी अपना काम कर रही है, वो एक नागरिक होने के नाते अपना काम कर रहे हैं। ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से 7 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की, उसके बाद सभी को वापस भेज दिया। केजरीवाल से रिमांड के दौरान ईडी ने जो पूछताछ की, उसकी जानकारी जैसे जैसे सामने आएगी वैसे वैसे केजरीवाल की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि अभी 4 ऐसे फैक्टर हैं जिनके खुलने से केजरीवाल और मुसीबत में पड़ सकते हैं। जैसे पहला फैक्टर, गोवा आम आदमी पार्टी की फंडिंग डिटेल। केजरीवाल के रिमांड के दौरान ही ईडी ने गोवा के आम आदमी पार्टी के नेता से भी पूछताछ की, जिसने कबूल किया है कि चुनाव के लिए पैसे दिल्ली से मैनेज होते थे। आज गोवा में आम आदमी पार्टी के नेताओं से ईडी ने पूछताछ की और उनसे पार्टी की फंडिंग की सारी जानकारी मांगी। इन जानकारियों और बयानों से ईडी को और भी पुख्ता सबूत मिल सकते हैं। दूसरा फैक्टर, शीश महल से मिले डिजिटल डिवाइस की डिटेल। ईडी को केजरीवाल के घर से जो डिजिटल डिवाइसेस मिले थे, उनकी जांच चल रही है और इन डिवाइसेस से जो डेटा निकलेगा उसका विश्लेषण किया जाएगा, जिससे हो सकता है कि शराब घोटाले से जुड़े कुछ सुराग मिले। तीसरा फैक्टर, सीएम आवास की डिजिटल विजिटर्स डिटेल। शराब घोटाले को लेकर ईडी का आरोप है कि शराब नीति को लेकर सीएम आवास में बैठक हुई थी। सीएम आवास की ऑनलाइन विजिटर्स रजिस्टर्स की डिटेल से हो सकता है कि सी अरविंद और अन्य लोगों के सीएम आवास पर आने जाने के सबूत मिल जाए। चौथा फैक्टर, पंजाब के आबकारी विभाग की जांच। ईडी ने पंजाब के सीनियर एक्साइज अधिकारियों को भी समन किया है। ईडी का आरोप है कि पंजाब के आबकारी विभाग की तरफ से दिल्ली के शराब व्यापारियों को रिश्वत देने के लिए डराया और धमकाया गया। रिश्वत नहीं देने पर पंजाब में इन व्यापारियों की फैक्ट्री बंद कर दी गई। इन अधिकारियों से ईडी पूछताछ करने वाली है और इस मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की भी जांच करने वाली है। इससे भी केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर ये आरोप सही साबित होते हैं। आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट आई थी। वहां मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने दावा कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खड़े होकर बता रहे हैं कि ईडी ने अच्छे माहौल में पूछताछ की। सुनिए कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पत्नी के दावे को कोर्ट में गलत साबित कर दिया। सुनिए जरा। तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, उनके शुगर लेवल्स बड़े इरेगुलर चल रहे हैं, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत तंग कर रहे हैं उनको। इनकी तानाशाही नहीं चल पाएगी, जनता इसका जवाब देगी। मैम, ये सबसे पहले तो मैं ईडी के ऑफिसर्स का और कर्मचारियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्वेस्टिगेशन हुई है वो बहुत कॉर्डिनेट एटमॉस्फेयर में हुई है। यानी कोर्ट के अंदर ईडी के खिलाफ सुनीता केजरीवाल जो माहौल बना रही थी वो तो ध्वस्त हो गया और इससे साफ हो गया कि कैसे ये लोग बात करते हैं। केजरीवाल कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं कि ईडी के अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, बहुत अच्छे माहौल में पूछताछ हो रही है। और सुनीता जी मीडिया के सामने कह रही हैं कि इनको परेशान किया जा रहा है, शुगर ऊपर नीचे हो रहा है। देख रहे हैं आप। अच्छा, बाहर सड़क पर भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी का माहौल ठंडा दिख रहा है। जैसे आज आम आदमी पार्टी ने अपने 5 लोगों को आईटीओ मेट्रो स्टेशन पर खड़ा कर दिया। मैं भी केजरीवाल वाला बैनर थमा दिया। 5 कार्यकर्ताओं का वीडियो डालकर पार्टी ने ट्विटर पर क्या लिखा, पूरी दिल्ली बोल रही है मैं भी केजरीवाल, और बाइसेप्स का फोटो लगा दिया। 5 लोग, गिन के 5 लोग हैं। 5 कार्यकर्ताओं को खड़ा करके आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि पूरी दिल्ली केजरीवाल के साथ खड़ी है। सोचिए, यह हालत है आज की डेट। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि केजरीवाल को कोर्ट से कुछ और लोगों से मिलने की इजाजत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, हिरासत में केजरीवाल को अपनी बेटी से मिलने की इजाजत मिली है। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक से भी मिलने की कोर्ट ने इजाजत दे दी है। तो यह बड़ी खबर। अभी इससे पहले अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपनी पत्नी और अपने सेक्रेटरी विभव कुमार से मिल पाते थे और वकीलों से। अब अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के अलावा, पर्सनल सेक्रेटरी से मिलने के अलावा अपनी बेटी से मिल पाएंगे और एक विधायक से भी मिल पाएंगे, सांसद से माफ कीजिएगा, मिल पाएंगे। उधर केजरीवाल ईडी की रिमांड में हैं और उनके नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिनका कोई सिर पैर ही नहीं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता तो अपने बयानों में हाईकोर्ट तक का हवाला दे रहे हैं। आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया था कि केजरीवाल पर घोटालों के आरोप हैं, उन्हें सीएम पद से हटा दीजिए सर। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी, क्योंकि जिसने याचिका लगाई उसने कहा कि भाई इनके पास फाइल वाइल आएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
कुछ गड़बड़ कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका के आरोपों पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जेल से सरकार चलाने को लेकर अहम कमेंट किए। वो कमेंट क्या है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि आम आदमी पार्टी कैसे माहौल बनाने लगी। जैसे हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की मंजूरी दे दी, आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसमें लिख दिया कि तानाशाह सुन लो कान खोलकर। अब कोर्ट ने भी कह दिया दिल्ली सरकार जेल से ही चलेगी। यानी आम आदमी पार्टी के हिसाब से हाईकोर्ट ने कह दिया हो मानो कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक कह दिया कि याचिका खारिज करने के साथ ही हाईकोर्ट ने बीजेपी और एलजी की सारी बातों को भी खारिज कर दिया। सुनिए सौरभ भारद्वाज को, फिर आपको बताता हूं कि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने के समय असल में कमेंट किया क्या है और ये क्या माहौल बना रहे हैं। माथा पीट लीजिएगा, फिर आप देखिएगा सच्चाई क्या है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप मुझे संविधान के अंदर वो आर्टिकल दिखाइए, कानून की वो धारा दिखाइए जो ये कहती हो कि मुख्यमंत्री अगर हिरासत में हो तो वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। ये बात हाईकोर्ट ने उनसे कई बार पूछी। वो और भारतीय जनता पार्टी के जो टीवी विशेषज्ञ हैं उनमें से कोई आदमी ऐसी धारा कोर्ट को नहीं बता सका। अगर आज भी बता सकता है तो वो ट्वीट कर दे। उसके बाद कोर्ट ने कहा जब आपके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही नहीं है, आपकी इन दलीलों के पीछे कोई कानून है ही नहीं, लिहाजा आपकी इस पीआईएल को डिसमिस किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है और इसी पीआईएल के साथ भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब की सारी बातों को हम बर्खास्त करते हैं, खारिज करते हैं। सुन लिया आपने, इनका वर्जन सुन लिया आपने कि कोर्ट ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह माहौल बनाते हैं अभी आपको सुनीता केजरीवाल वाले मामले में दिख गया, लेकिन अब इसका मामला भी देखिए। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को हटाने वाली याचिका खारिज होने की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं बता रहे कि हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करने के दौरान असल में क्या क्या कहा। आपको हाईकोर्ट ने जो कहा है वो बताता हूं। हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल के सीएम बने रहने को लेकर व्यवहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन कोई कानूनी मनाही नहीं है, ये तो सब कह रहे हैं। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में न्यायिक दखल की जरूरत नहीं है। अगर कोई संवैधानिक विफलता होती है तो उसे उपराज्यपाल देखेंगे और उनकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर राष्ट्रपति फैसला ले सकते हैं। यानी हाईकोर्ट उस डोमेन में नहीं घुसना चाह रहा जो कार्यपालिका का मामला है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली के घटनाक्रम पर कोर्ट ने उपराज्यपाल का बयान अखबारों में पढ़ा है। यह पूरा मामला उपराज्यपाल के संज्ञान में है। उपराज्यपाल को ही इस मामले में दखल को इस मामले को देखने दीजिए। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि एलजी का हटा दिया, बीजेपी को हटा दिया, सब खारिज कर दिया। कोर्ट कह रहा है कि एलजी को मामला देखने दीजिए, न्यायपालिका को इसमें नहीं घुसने की जरूरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश कोर्ट नहीं देता है, तो कोर्ट कैसे हटाएगा। यानी कोर्ट ने यह बिल्कुल नहीं कहा कि केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते, बल्कि यह कहा कि यह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस पर इसके मेरिट पर फैसला नहीं सुना रहे कि हां भाई इनको बने रहना चाहिए या इनको हट जाना चाहिए। इस पर जो करना है वो एलजी और राष्ट्रपति करेंगे, और एलजी ने तो कल ही साफ कर दिया था कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलने दी जाएगी। सुनिए एलजी को, फिर आपको बताऊंगा कि आज केजरीवाल ने एलजी को क्या जवाब दिया। आप एक मीडिया नेटवर्क टाइम्स नाउ के समिट पर आए हैं, तो एक हेडलाइन तो बनती है। तो दिल्ली में इस वक्त जो हाल चल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि विल ऑल ऑफ अस बी बाइस्टैंडर्स? सरकार क्या जेल से चलेगी और क्या हम सब हेल्पलेस ही रहेंगे? मैं दिल्ली की जनता को एश्योर कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। यही बात कोर्ट कह रहा है कि भाई हम क्यों इस मामले में फैसला लें जब ये कार्यपालिका को देखना है और एलजी देख रहे हैं। लेकिन आप देखिए क्या इन्होंने माहौल बनाया। आज सुनवाई के दौरान टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर ने कोर्ट में केजरीवाल से एलजी के इस बयान पर सवाल किया। तो केजरीवाल ने क्या कहा वो भी सुनिए, फिर बताता हूं कि केजरीवाल कब तक जेल से सरकार चलाते रहेंगे। सर, एलजी सेइंग की सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी।
व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी। ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो कब तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और कब तक जेल से सरकार चलाने वाले बयान देते रहेंगे? इस बारे में संवैधानिक विशेषज्ञों का क्या कहना है वो आपको बताता हूं। संविधान के विशेषज्ञों के मुताबिक गिरफ्तार होने से एक मुख्यमंत्री अयोग्य नहीं हो जाता, लेकिन केजरीवाल अभी कस्टडी में है और अगर जेल जाते हैं तो केजरीवाल सिर्फ वो काम कर पाएंगे जिसकी इजाजत जेल मैनुअल में हो। केजरीवाल के सामने व्यवहारिक कठिनाई आ सकती है क्योंकि एक मुख्यमंत्री को कैबिनेट की बैठक करनी होती है, फाइलें देखनी होती है। भाई अभी वो कह रहे थे कि मेरे घर पर जो है कई मंत्री कई अधिकारी आके खुसुर फुसुर करके फाइल इधर उधर कर लेते हैं आपस में, मुझे क्या पता। अब वो मंत्री और अधिकारी जेल में तो नहीं आएंगे खुसुर फुसुर करने, भाई फाइलें देखनी होती हैं, अधिकारियों से सलाह भी लेनी होती है, वो जेल में कैसे होगा? ये सब करने के लिए केजरीवाल को कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी क्योंकि इस तरह की आजादी आम कैदियों को नहीं मिलती। ऐसे में केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर काम करना प्रैक्टिकली मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री कोई साधारण मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री शासन की धुरी है जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश करता है। अगर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वो सदन के प्रति जवाबदेह सरकार नहीं चला सकेंगे। इससे ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जहां सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती। सरकार आराम से चल सके इसके लिए जरूरी है कि मुख्यमंत्री जेल के अंदर नहीं बाहर रहें, भले जमानत पर बाहर। सार्वजनिक और संवैधानिक नैतिकता कहती है कि ऐसे में मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो भारत सरकार को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। और हमने कल ही आपको बताया था कि क्यों केजरीवाल पॉलिटिकली ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाए ताकि पार्टी में बगावत भी ना हो और इमोशनल कार्ड भी खेला जा सके कि देखिए मेरी सरकार छीन। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार दिल्ली में सीधे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देगी। अगर राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आती भी है तो केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को विकल्प देगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार को अगर राष्ट्रपति शासन लगाना भी होगा तो ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार विधानसभा भंग कर देगी और दिल्ली का कंट्रोल ले लेगी। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी से कहेगी कि वो केजरीवाल की जगह किसी और नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए नॉमिनेट कर दे जिससे सरकार चलती रहे। मतलब पहले केंद्र ये ट्राई करेगा कि कोई और सीएम बन जाए और जब तक आम आदमी पार्टी किसी को नॉमिनेट नहीं करती तब तक केंद्र सरकार के हिसाब से सरकार चलेगी। जैसे ही आम आदमी पार्टी केजरीवाल की जगह किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री के लिए नॉमिनेट करती है, वो नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी तब होगी जब केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ये कहेंगे कि वो किसी को मुख्यमंत्री के लिए नॉमिनेट ही नहीं करेंगे। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो हो जाए। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लेकर एक बात यह भी है कि देश में इस समय लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाने में जल्दबाजी नहीं करेगी। केंद्र सरकार ऐसा करके अपनी छवि क्यों खराब करेगी? दूसरा, अभी यह मामला हाईकोर्ट में है तो यह भी देखना जरूरी है कि हाईकोर्ट क्या फैसला करता है। केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े रहते हैं तो उस पर विशेषज्ञों की राय भी आपको बताई। अब आपको बताता हूं कि अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो जेल से सरकार चलाना क्यों मुश्किल होगा। पहली मुश्किल जेल से सरकार चलाने में यह आएगी कि केजरीवाल के आदेशों और पत्रों की गोपनीयता खत्म हो जाएगी। और यही बात उस पिटिशनर ने भी कही थी कि भाई हर फाइल जेल में जाएगी तो चेक होगी तो उसकी गोपनीयता क्या रह गई, सीक्रेसी क्या रह गई, क्योंकि जेल से बाहर कोई भी लेटर या आदेश जेल सुपरिटेंडेंट के देखे बिना अंदर जाता नहीं। ऐसे में केजरीवाल के आदेशों की गोपनीयता ही नहीं रहेगी जो सरकार के लिए बहुत जरूरी होती है। दूसरी मुश्किल, केजरीवाल को रोजाना सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। इतने कम समय में मंत्रियों को निर्देश देना या फिर किसी गंभीर मुद्दे पर आदेश देना तो बहुत मुश्किल है। फिर तो वही करना होगा जो कहा गया था कि आंखें बंद करो और मुझे महसूस करो और फिर यह सोच लो कि मैं क्या आदेश दे रहा हूं। तीसरी मुश्किल, इसके अलावा केजरीवाल को अपने वकील परिजनों या सहयोगियों से मिलने के लिए हफ्ते में दो बार समय मिलेगा। यानी केजरीवाल को किसी भी परिस्थिति में अपने सहयोगियों से बातचीत करने का इतना समय नहीं होगा जिसमें वो आसानी से जेल से सरकार चला पाए। चौथी मुश्किल यह है कि सरकार चलाने के लिए मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक करनी होती है, मंत्रियों से मिलना होता है, फाइलों पर दस्तखत करने होते हैं। जेल में रहते हुए कैबिनेट बैठक नहीं हो सकती, मंत्रियों से रोजाना मुलाकात नहीं हो सकती, तो जेल से सरकार तो भैया चल नहीं पाएगी। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल अगर जेल से सरकार चलाते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं तो उस पर संवैधानिक विशेषज्ञ फैसला लें। मनोज तिवारी को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि आम आदमी पार्टी क्यों कह रही है कि पंजाब में उसकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। अरविंद केजरीवाल को
इस संवैधानिक संकट पैदा करने का भी दोषी माना जाना चाहिए और संवैधानिक विशेषज्ञों को बैठकर, क्योंकि माननीय कोर्ट ने भी आज कहा कि इस पे तो संवैधानिक विशेषज्ञ लेंगे डिसीजन, इसमें हमारे पास क्यों आ रहे, कोई चला गया था, तो उनका भी संकेत है कि प्रशासनिक लोग लें। और ऐसे समय में हमें पूरा विश्वास है कि संवैधानिक विशेषज्ञ बैठेंगे और दिल्ली को इस तरह से ठप करके बैठने वाले, जेल के अंदर बैठने वाले व्यक्ति के ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई होगी। यानी केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना बहुत मुश्किल होगा और केजरीवाल पर नैतिकता के नाते इस्तीफा देने का दबाव भी बढ़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक नया आरोप लगाकर मामले को पंजाब की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को फोन आ रहे हैं, विधायकों को पैसा और पोजीशन का लालच दिया जा रहा है। सुनिए सौरभ भारद्वाज को, फिर आपको बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी के इस आरोप में कितना दम है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। मगर हमें गर्व है हमारे विधायकों पे कि उन्होंने इस बात को पार्टी की लीडरशिप को बताया। पंजाब में बहुत सारे विधायकों के पास पार्टी बदलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए उनको पैसा ऑफर किया गया, उनको Y+ सिक्योरिटी ऑफर की गई, उनको पोजीशंस ऑफर की गई, यहां तक कि उनको संसद के अंदर चुनाव लड़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक पंजाब में जो भी विधायक या सांसद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो ऑपरेशन लोटस की वजह से जा रहे हैं। लेकिन कल ही आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने बीजेपी ज्वाइन करते समय जो कहा वो आम आदमी पार्टी को देखना चाहिए। सुशील कुमार रिंकू ने कहा था कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र जालंधर में देखा कि वो विकास के मामले में कितना पीछे। देश आगे बढ़ रहा है लेकिन पंजाब कहीं ना कहीं विकास के मामले में पीछे रह रहा है। सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि वो नया जालंधर बनाने के मकसद से बीजेपी में आए थे, उन्हें किसी का डर नहीं है। जो लोग किसी घोटाले में शामिल हैं या सरकारी एजेंसी उनकी जांच कर रही है, उन्हें डरना चाहिए। खुद सुशील कुमार रिंकू कह रहे हैं कि उन्होंने जालंधर की जनता से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए क्योंकि पंजाब सरकार ने मदद ही नहीं की। साथ ही रिंकू ने यह भी कहा कि वो बिना किसी डर या लालच के बीजेपी में आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं को इससे मतलब नहीं। वो तो अपनी कहानी सुनाते हैं और अपनी बात बताते हैं। लेकिन केजरीवाल से अब अगले 4 दिन ताबड़तोड़ पूछताछ होगी और केजरीवाल से जुड़ी हर खबर दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे पहले आपको टाइम्स नाउ भारत पर देखने को मिलेगी और पाठशाला में भी देखने को मिलेगी। अब पाठशाला में चुनावी खबरों का चैप्टर, राहुल गांधी गायब है, मोदी योगी ने 400 सीट का क्या आधा काम पूरा कर लिया, यूपी की 80 सीटों पर क्लीन स्वीप के लिए मोदी योगी का क्या प्लान चल रहा है, ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश के खिलाफ मुसलमानों का मोर्चा खुल जाएगा क्या, और 2024 के चुनाव की कोई खबर मिस ना होने देने वाला चैप्टर अब शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में 31 मार्च से जबरदस्त चुनावी माहौल बनने वाला है क्योंकि 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में बड़ी रैली करेंगे। मेरठ की इस रैली से पूरे पश्चिमी यूपी में माहौल बनेगा। पीएम के इस दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पश्चिमी यूपी में धुआंधार प्रचार करने में जुटे। सीएम योगी अपने उन्हीं तेवरों में दिख रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जिस तरह से यह प्रचार चल रहा है, मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने अपराधियों और दंगाइयों को क्लियर कट कह दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सुनिए एक बार योगी। 17 के पहले यहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन करता था, नागरिक पलायन करता था, लेकिन अब व्यापारी और यहां का नागरिक पलायन नहीं करता है, अपराधी अब यहां का पलायन करता है। एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने में मजबूर होता है, कहता साहब जान बकस दो, आगे से ठेला लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो हम भी कहते हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। सीएम योगी बिना लाग लपेट के बात करने के लिए जाने जाते हैं। जो कहना होता है मुंह पे कहते, सीधा कहते। सीएम योगी का एक बयान और वायरल है जिसमें उन्होंने कहा कि वो भजन करने नहीं आए, भजन करना होगा तो मठ में करेंगे, वो शासन करने आए हैं।
तो दमदार तरीके से शासन करेंगे। ताल ठोक कर सीएम योगी क्या कह रहे हैं, जरा ये हिस्सा भी सुनिए उनके बयान। हम यहाँ भजन गाने के लिए नहीं आए हैं, भजन गाने के लिए हमारा मठ है। हमें जब गाना होगा मठ में जाएंगे। शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूं, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। लेकिन मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा। हमें निकालना है तो निकालना है। कांवड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी, चाहे अन्य राज्य स्वीकृति दे न दे, यूपी के अंदर हम निकालेंगे। यानी योगी आदित्यनाथ भी फुल फॉर्म में। एक तरफ मोदी योगी की जोड़ी यूपी में बीजेपी के क्लीन स्वीप के लिए मोर्चा संभाल चुकी है। सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी भी मेरठ से यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब तक बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट तय करने में ही भयंकर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है बॉस। कहने को तो अखिलेश ने यूपी में सबसे पहले लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, पहले से घोषित कैंडिडेट्स को लेकर अखिलेश का कंफ्यूजन बढ़ता नजर आ रहा है। रामपुर और मुरादाबाद में कैंडिडेट्स को लेकर अखिलेश का कंफ्यूजन और इन दोनों सीटों पर हुए ड्रामे के बारे में आपको बता चुका हूं। हालांकि दिन भर चले ड्रामे के बाद यह साफ हो गया कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद एसटी हसन को नामांकन वापस लेना पड़ेगा और रुचि वीरा मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन अखिलेश की टेंशन इतने भर से खत्म नहीं होती दिख रही, क्योंकि टिकट कटने से नाराज एसटी हसन ने बगावत कर दी है। उन्होंने अखिलेश यादव पर आजम खान के दबाव में काम करने का आरोप लगा दिया। यही नहीं, एसटी हसन ने मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रुचि को प्रचार करने से भी साफ इनकार कर दिया। सुनिए अखिलेश यादव पर एसटी हसन ने क्या कहा। फिर आपको बताऊंगा कि मुरादाबाद में एसटी हसन का टिकट कटने पर ओवैसी ने कैसे अखिलेश को और क्या सुनाया। देखिए, कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं, कुछ दबाव ऐसे होते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत संस्कार वाले व्यक्ति हैं और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार उनका रहा है, चाहे उसमें उनका नुकसान हो जाए। तो लगता यही है कि उनके ऊपर कुछ ऐसा दबाव आया जिसको वो अवॉइड नहीं कर सके और दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पे उतार दिया गया। जाहिर है पहला हक आजम खान साहब का रामपुर के ऊपर है, मुरादाबाद तो दूसरा जिला आ गया, लेकिन उनकी भावनाओं को कंपनसेट करने के लिए यहाँ का टिकट बदल दिया गया। जो प्रत्याशी अब जैसे पार्टी ने सिंबल दिया है जिनको, वो उनको सपोर्ट करेंगे, उनके समर्थन में प्रचार करेंगे आप? नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। तो मेरे अपने लोगों के दिल टूट जाएंगे जिन्होंने मेरे लिए मन्नतें मानी हैं, जिन्होंने मेरे लिए रोज़े माने हैं, कुरान खानियाँ करी है, दरगाहों के हाजिरी मानी है, प्रार्थनाएं करी हैं और जिन्होंने यज्ञ माने हैं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो उनके दिल टूट जाएंगे। भैया मुरादाबाद की सीट तो समाजवादी पार्टी के हाथ से गई हुई दिख रही है, क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी ही समाजवादी पार्टी से लड़ेगी ऐसा लग रहा है। एसटी हसन कह रहे मैं प्रचार नहीं करूंगा भाई, लोगों का दिल टूट जाएगा जिन्होंने मेरे लिए दुआएं मांगी। वो प्रचार नहीं करेंगे तो जो उनके समर्थक हैं वो वोट नहीं करेंगे, और वोट क्यों करेंगे भाई रुचि वीरा के लिए। तो हो गया खेला, सपा वर्सेस सपा लड़ेंगे, बीजेपी जीतती भी दिखाई देगी हो सकता है। टिकट कटने पर एसटी हसन तो बगावत करते नजर आ रहे हैं। एसटी हसन के बहाने एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोल दिया। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों की सियासी लीडरशिप खत्म करने का आरोप लगा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ओवैसी ने एसटी हसन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा ही था कि आपके नेता अखिलेश यादव आपको बी फॉर्म नहीं देंगे। बी फॉर्म मतलब जो चुनाव लड़ने के लिए भरते हैं ना, वो वाला फॉर्म। आपने मेरी बातों का यकीन नहीं किया। हमारी बातचीत के दौरान इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। आपके नेता को सिर्फ आपका वोट चाहिए, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दरी बिछाते रहें और भैया पर जवानी कुर्बान करते रहें। ओवैसी ने कहा कि यह अल्पसंख्यकों की सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की एक साजिश है, लेकिन इंशाअल्लाह हम ऐसा होने नहीं देंगे।
ओवैसी के ट्वीट पर एसटी हसन ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। एसटी हसन ने टिकट को लेकर ओवैसी के साथ संसद में अपनी जो चर्चा हुई थी उसकी बात मानी। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अखिलेश यादव ने उन्हें फॉर्म भी दिया था या नहीं दिया था। सुनिए ओवैसी के ट्वीट पर एसटी हसन का जवाब, फिर बताता हूं कि ओवैसी ने मुरादाबाद सीट पर किस तरह अखिलेश की मुश्किल और बढ़ा दी है, जो ऑलरेडी बढ़ी है उसको और बढ़ा दी है। उन्होंने पार्लियामेंट में मुझसे इस बात को कहा था कि आपको टिकट ये पार्टी नहीं देगी, और इस बात को भी कहा था कि मुस्लिम लीडरशिप ये पार्टी ख़त्म करना चाहती है। मैंने उनका हंसी मजाक में बात टाल दी थी। पार्लियामेंट के अंदर बात ज़रूर हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने मुझे ए फॉर्म भी दिया, बी फॉर्म भी दिया। उधर मुरादाबाद से एसटी हसन का टिकट कटने की भनक लगते ही ओवैसी ने बड़ा फैसला ले लिया, जिससे अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। असल में ओवैसी ने मुरादाबाद सीट पर अपनी पार्टी एआईएमआईएम का उम्मीदवार उतार दिया। ओवैसी ने मुरादाबाद से वकी रशीद को उम्मीदवार बनाया है। वकी रशीद एआईएमआईएम के मुरादाबाद महानगर के अध्यक्ष हैं। मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी मुरादाबाद सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है। यानी शायद ओवैसी को लग रहा होगा कि सपा में आपसी लड़ाई में हो सकता है मुसलमान वोट उनकी तरफ आ जाए। ऐसे में अखिलेश यादव की टेंशन यह है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने पर सबसे बड़ा नुकसान उनकी पार्टी के उम्मीदवार को ही होगा। मुरादाबाद में ओवैसी और मायावती के मुस्लिम उम्मीदवारों से अखिलेश को क्यों खतरा है, इसके लिए मुरादाबाद सीट का जातीय समीकरण भी समझना होगा। मुरादाबाद में करीब 19 लाख वोटर हैं और इसमें मुस्लिम वोटर करीब 8,80,000 है, यानी कुल वोट का 45% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। एसटी हसन ने बीजेपी कैंडिडेट कुंवर सर्वेश कुमार को करीब 97,000 वोट से हराया था। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त मोदी लहर में बीजेपी ने मुरादाबाद सीट जीत ली। बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार ने समाजवादी पार्टी के एसटी हसन को तब 2014 में 88,000 वोट से हराया था। इस बार भी अगर मुरादाबाद सीट पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जहां से बीजेपी ने एक बार फिर कुंवर सर्वेश कुमार को ही टिकट दिया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी में जिस तरह कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को लेकर लड़ाई चल रही है, उससे साफ हो रहा है कि बीजेपी से तो समाजवादी पार्टी बाद में लड़ेगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी के अंदर ही कैंडिडेट्स को लेकर समर्थक आमने सामने लड़ते दिख रहे हैं। मुरादाबाद से आई इस तस्वीर को ही देख लीजिए। मुरादाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में समाजवादी पार्टी के समर्थक लड्डू बांटते नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे अभी तो चुनाव ही नहीं हुआ, कौन से बात के लड्डू भाई। असल में ये लड्डू मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट कटने पर बांटे जा रहे हैं। वहीं एसटी हसन के समर्थक इस बात से दुखी हैं कि सिटिंग सांसद का टिकट काटकर किसी और को दिया गया। अखिलेश के लिए तो बड़ी टेंशन है, लेकिन यूपी में अखिलेश के गठबंधन के साथी राहुल गांधी क्या कर रहे हैं भाई? सब लोग प्रचार करने में जुटे, इलेक्शन की रणनीति बना रहे हैं। राहुल गांधी कहां है पता ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद क्या वो रिलैक्स मोड में है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा 17 मार्च को खत्म हो चुकी, 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन राहुल गांधी ना तो चुनाव प्रचार में एक्टिव दिख रहे हैं, ना मीटिंग की खबरें आ रही हैं और ना ही पार्टी के किसी कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं। खबर बस ये आई कि राहुल गांधी अगले हफ्ते से प्रचार में जुटे। मतलब थोड़ा अभी हाथ पैर सीधा कर ले, अभी तो आए हैं यात्रा करके। तो राहुल गांधी 3 अप्रैल को वायनाड में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच सकते हैं। 3 अप्रैल को ही राहुल गांधी वायनाड से अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक वायनाड के एक दिन के दौरे के बाद राहुल गांधी वापस लौट आएंगे। अभी तक तो राहुल गांधी रिलैक्स करने में जुटे हैं। उधर कांग्रेस को झटके पे झटके लग रहे हैं। आज कांग्रेस को एक और झटका टैक्स के मामले में लग गया। अकाउंट फ्रीज कर देने का रोना रो रही कांग्रेस को आज दिल्ली हाईकोर्ट से फिर झटका लगा। कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्शन के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि कांग्रेस के खातों में कई बेहिसाब लेन देन थे, आयकर अधिकारियों के पास ठोस सबूत थे और पर्याप्त सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई शुरू की गई। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से जुड़े 4 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था और 2014 से इन खातों का रीअसेसमेंट किया जा रहा था। कांग्रेस को यही परेशानी थी। कांग्रेस ने 2014 से 2017 तक यानी 4 साल के आयकर विभाग की रीअसेसमेंट कार्रवाई को चुनौती दी थी। वहीं आयकर विभाग ने कहा था कि उनकी तरफ से किसी भी कानूनी प्रावधान की अनदेखी नहीं की जा रही। कांग्रेस की दलील थी कि आईटी डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा 6 साल के आकलन की समीक्षा कर सकता है। आयकर विभाग का कहना था कि सबूतों के आधार पर कांग्रेस की तरफ से छिपाई गई इनकम 520 करोड़ से ज्यादा है।
इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी और कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद यह रकम जुर्माने के तौर पर अब कांग्रेस को चुकानी है। एक तरफ कांग्रेस के पुराने नेता पार्टी भी छोड़ रहे हैं, कुछ नेताओं से पार्टी खुद ही किनारा कर रही है। कांग्रेस ने सुप्रिया श्रीनेत का टिकट काट दिया और महाराजगंज सीट से वीरेंद्र चौधरी को मैदान में उतार दिया। हालांकि पिछली बार मैडम महाराजगंज से उतरी थी तो कोई बहुत अद्भुत काम नहीं किया था, वही कुछ 60-70 हजार वोट आया था, चौथे नंबर पे थी शायद। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सुप्रिया श्रीनेत पर यह गाज गिर गई है क्योंकि उन्होंने मंडी से बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। सुप्रिया ने इंस्टाग्राम अकाउंट से कंगना रनौत की तस्वीर और अपमानजनक कैप्शन के साथ एक आपत्तिजनक पोस्ट डाला था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस जारी किया। वहीं मंडी में सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की मांग भी हो रही। सुप्रिया श्रीनेत की मुश्किलें यही नहीं खत्म हो रही, उनकी मुसीबतें तो और बढ़ने वाली। दिल्ली के एलजी ने पुलिस कमिश्नर को पूरे मामले की जांच करने के लिए कह दिया है, जरूरी हो तो कानून के अनुसार एक्शन लेने के लिए भी निर्देश दे दिया है। दिल्ली पुलिस जांच करेगी कि यह सोशल मीडिया पोस्ट किसने किया था, साथ ही इस बात की भी जांच होगी कि किसके मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया। यानी सुप्रिया श्रीनेत जी के लिए बहुत अच्छा वक्त तो नहीं चल रहा और ना ही उनकी पार्टी के लिए चल रहा है।